गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। यानी फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से हुई। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से हुई। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 को क्रूरवीर ने बास्तिल के किलों को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। 14 जुलाई 1789 को क्रूरवीर ने बास्तिल के किलों को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, इसके 4 प्रकार के कारण थे। पहले थे सामाजिक कारण, दूसरा था समाज वर्गों में बांटा होना, तीसरा सामाजिक विभेद और चौथा था मध्यम वर्ग का उदय। पहला कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत समाज का वर्गों में बटा होना था, समाज विभेद था और मध्यम वर्ग का उदय था। इसके बाद दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। उसमें था अयोग्य शासन और विशेषाधिकार, अयोग्य शासन और तीसरा तत्कालीन कारण था लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। आर्थिक इसके कारण भी थे। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज। लिब्रे वहाँ का पहले मुद्रा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण था खाली राजकोष। राजकोष बिल्कुल खाली था। जीविका का संकट था, लोगों को जीने में संकट था। जो मतलब कर व्यवस्था था वो बहुत ज़्यादा कर व्यवस्था था। उसके बाद एक और कारण था सुधारकों और विचारकों का इस पे प्रभाव है, रूसो, इनाल्बो और आरबे सिया का। अब फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम स्टेट था जिसमें चर्च के पादरी आते थे। दूसरे स्टेट थे जिसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग के लोग आते थे। और जो तीसरा स्टेट था जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। यानी तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, ठीक है। लगभग 60% जमीन पे कुलीन, चर्चों और जो तीसरे स्टेट के कुछ अमीर थे उनका अधिकार था। एक होता है टाइड, याद रखिएगा। तो टाइड तृतीय सेक्टर से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि टाइड कर था, तृतीय सेक्टर से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। और एक था टाइल जो था वो तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। यानी तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। प्रथम 2 स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाला कर, टैक्स में छूट। यानी प्रथम
दो स्टेटस पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों के लोगों को जन्म से ये अधिकार था कि उनके जो कर दिए जाते थे राज्य के द्वारा उसमें छूट था। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। राज्य के सभी स्टेट तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, अब इसका हम लोग आर्थिक कारण करते हैं। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कर थे, तीन स्टेट थे जिसमें तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था। उसी प्रकार आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। इसका सबसे पहले था निवाह संकट। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। यानी अनाज की जब मांग ज़्यादा बढ़ी तो कमी हुआ, तो वहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या हो गया, पाव रोटी, और वो भी पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उन्हीं मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब तक बेहतर हो जाती जब सूखे या ओलों के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक है, इससे खदानों की कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा था। मतलब कि खदानों की कमी और जीवन निर्वाह की संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा था। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण, मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, उन्हें जन्म आधारित विशेषकर अधिकार प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे कि मध्यम वर्ग, 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की, जिससे ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म जात विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यानी जो मध्यम वर्ग के थे वो मतलब कि कल्पना करते थे कि जितना भी विशेषाधिकार है उसको अंत कर दिया जाए, और ये सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म से कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक शासक आए हैं जिसको पढ़ते हैं लुई 16वां। इनसे बार बार क्वेश्चन करता है। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ। वह फ्रांस के बुर्बी राजवंश का राजा था। ठीक है, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। ये बहुत VVI है। ठीक है, मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जब उसका राज्यारोहण हुआ तो उसका राजकोष बिल्कुल खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहले तो लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। ठीक है, उसके बाद पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची। उसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। और चौथा था जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्रांति की शुरुआत। चलिए क्रांति की शुरुआत पढ़ते हैं। तब फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। किसान, औरत और
कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। देखिए, स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी। पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लगे हुए थे। बेकरी की दुकान पे घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ दुकान पे धावा बोल रही थी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ ने 14 जुलाई को बलिस्तान पे धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने खुदाल से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार की लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरी छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले लिया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 को वे लोग वसाए के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को लगभग अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा, जैसे विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सन 1791 के संविधान कानून का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नए संविधान के अनुसार मतदाता का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे। मतदाता का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिला एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। राजा की शक्तियों को विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। राजनीतिक प्रतीकों के मायने हम लोग पढ़ेंगे अब राजनीतिक प्रतीक के मायने। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहला टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उसकी आजादी का प्रतीक था। ठीक है। दूसरा था छड़ों का गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है का इसका प्रतीक था। तीसरा था त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आग, यानी स्वदेशी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। उसके बाद चौथा था राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक था वो। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत आतंक राज। ठीक है। तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा गया। ये बार बार पूछता है कि फ्रांस की क्रांति में
आतंक युग कब कहा गया है? 1793 से 1794 को। इस समय रोबियसियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे वे कुलीन और पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं है सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यह वह दोषी पाते हैं तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा। रोबियस्पियर ने अपनी नीतियों में इतनी सख्ती लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या था? चलिए, तो गिलोटिन दो खंभों के बीच अटकने वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा था। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबियस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गई। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनको हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक स्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। अब हम लोग पढ़ते हैं नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को रखा। उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। अंततः वह 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ। या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो महिलाओं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज़्यादातर महिला जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। वे मौके केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास था। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, पाव रोटी लाना और बच्चे की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों के तुलना में कम थी। उनकी एक प्रमुख मांग यह भी थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने उठाया था। पहला था, क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं को जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए जो इस प्रकार है। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते थे। अब महिला व्यवसायिक परीक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती है। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। अंततः 1986 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज से लाते थे।
जहां से वे स्थानीय सरदारों के दास खरीदते थे। दासों को हथकड़ी डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। बोर्दो और नार्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस ने दास प्रथा से ज़्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन सन 1794 के कनेक्शन ने फ्रांसीसी उपनिषद में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। 1789 के बाद 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस की पुरुषों और महिला एवं बच्चे के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता आदेश को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकें एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उसके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती रही। तो ये था हमारा फ्रांसीसी क्रांति। अगला अध्याय 2 में अब